हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, घर्षण, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन वैसे आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा था, घर्षण, लेकिन वहाँ आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। तो 11th क्लास में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है, इसे समझने से पहले मैं आपको बताऊं, आपने न्यूटन का पहला नियम या जड़त्व का नियम पढ़ा था कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब अगर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, आप घर में भी करते हैं, खेलते हैं, बॉल को लुढ़काते हैं, बॉल को लुढ़काया, थोड़ी दूर जाकर के रुक जाती है, जबकि रोकने के लिए उसने किसी ने भी उसके ऊपर बल नहीं लगाया। तो वास्तव में न्यूटन के नियम के अनुसार अगर बल नहीं लगाया तो लगातार उसको चलते रहना चाहिए था, फिर भी रुक जाती है। रुकी तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई बाह्य बल लगाया गया। अब वो बल किसने लगाया? आप ये देखिए, ये पेन मैंने लुढ़काया, थोड़ी दूर जाकर के रुक गया, मैंने बल नहीं लगाया, आपने बल नहीं लगाया, फिर बल किसने लगाया? ये जो तल रखा हुआ तल है, जिसके ऊपर पेन रखा हुआ है, इसने बल लगाया। इसी बल के कारण ये रुक जाता। ये जो बल है जो इसकी गति का विरोध कर रहा है, इसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी कि संपर्क में रखे हुए दो तलों के बीच कार्य करने वाला ऐसा बल जो गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। अब इस बल की विशेषता क्या है? बल की विशेषता क्या है कि अगर ये पिंड, बोर्ड पर दिखाता हूं मैं आपको, अगर ये पिंड इधर गति करता है तो घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में लगेगा। घर्षण बल को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, घर्षण बल। और यदि आप इसको इधर गति कराते हैं तो घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में लगेगा। अर्थात गति के विपरीत होता है, इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती। अगर पिंड इधर जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरह, पिंड बाईं ओर जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दाईं ओर लगेगा, अर्थात गति का विरोध करेगा। एक दूसरी विशेषता इसकी होती है कि जो बल होता है दोनों के संपर्क तलों के समांतर होता है। ये संपर्क तल इन दोनों के तलों के समांतर होगा, गति की विपरीत दिशा में होगा, गति का विरोध करेगा। तो ऐसे बल को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं। अब घर्षण कितने प्रकार का होता है? घर्षण 3 प्रकार का। सबसे पहला स्थैतिक घर्षण है। स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा, वैसे तो दूसरा स्थैतिक घर्षण का एक प्रकार है, लेकिन हम लिख देते हैं सीमांत घर्षण। तीसरा, गतिज घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या होगा? ये पिंड इस तल के ऊपर रखा हुआ, गति नहीं कर रहा है, मैंने थोड़ा सा बल लगाया तब भी इसने गति नहीं करी, और बल लगाया तब भी गति नहीं करी, और ज्यादा बल लगाया गति करने लगा। तो गति करने से पहले इन तलों के बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है उसको हम स्थैतिक घर्षण बल या स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। संपर्क में रखे हुए दो तलों के बीच गति प्रारंभ होने से पूर्व तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि सपोज कोई पिंड एक तल के ऊपर रखा हुआ और इसके ऊपर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने गति नहीं करी। न्यूटन के नियम के साथ अगर इसमें गति नहीं है तो नेट फोर्स क्या होगा? अब नेट फोर्स जीरो कैसे हो सकता है? इसके ऊपर अगर मैं 2 न्यूटन का बल इधर लगाता हूं तो ये गति करेगा, लेकिन अगर 2 ही न्यूटन का इधर बल कार्य कर रहा है, 2 इधर 2 इधर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर का बल मैंने इधर का आपको 2 न्यूटन और 2 न्यूटन ही इधर है, इस दिशा को हम पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव लेते हैं। तो नेट फोर्स
2 माइनस 2 कितना है। तो जब मैं बल इधर लगा रहा हूं और इधर भी बल लग रहा है तभी नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा तो गति नहीं करेगा। इसके विपरीत अगर हम कहें कि अगर ये पिंड गति नहीं कर रहा है तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। ये स्थिति यहां पर आती है। मैंने 2 न्यूटन का बल लगाया, गति नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है? जब इसके ऊपर 2 न्यूटन का बल गति कर रहा हो। विपरीत दिशा में गति करने वाला बल क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण बल। तो जितना बल मैंने इधर लगाया उतना बल इधर लगाया, नेट फोर्स जीरो, गति नहीं करेगा। मैंने बल बढ़ाकर बढ़ाकर 3 न्यूटन कर दिया, फिर भी पिंड नहीं चला, नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब घर्षण बल भी बढ़कर 3 न्यूटन हो जाता है। मैंने ये बल बढ़ाकर 4 न्यूटन कर दिया, पिंड नहीं चला तो नेट फोर्स जीरो, घर्षण बल भी। यहां से आपको क्या पता चला कि जैसे जैसे हम पिंड पर बल का मान बढ़ाते हैं घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जितना हम बल बढ़ाएंगे स्थैतिक घर्षण बल भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। हमने जैसे ही 4.1 न्यूटन किया पिंड चलने लगता है, इसका मतलब घर्षण बल का मान और नहीं बढ़ा। घर्षण बल का मान केवल एक सीमा तक के बढ़ता है। अर्थात 4 न्यूटन के बल की वो स्थिति है जिसमें ये पिंड चलने ही वाला है। अगर 4 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा बल कर दिया तो पिंड चलने लगेगा। सीमांत संतुलन की स्थिति है, 4 न्यूटन तक स्थैतिक घर्षण बल बढ़ जाता है, 4 न्यूटन के बाद नहीं बढ़ता। तो 4 न्यूटन घर्षण बल का अधिकतम मान है। इसी अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल के मान को सीमांत घर्षण बल भी कहते हैं। अर्थात ये जो स्थैतिक घर्षण बल होता है उसका अधिकतम मान है। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू जो स्टैटिक फोर्स की होती है, फ्रिक्शन की होती है, उसी को सीमांत घर्षण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि संपर्क में रखे दो तलों के बीच जैसे ही सापेक्ष गति प्रारंभ होने वाली होती है उस समय स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम होता है और इस स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण के नियम हैं। क्या नियम है? नियम सीमांत घर्षण के नियम 3 नियम है। सबसे पहला मैंने आपको बताया भी था कि सीमांत घर्षण बल उस दिशा के विपरीत होता है जिसमें पिंड गति करता है या बाह्य बल आरोपित किया जाता है। अगर आपने बल इधर लगाया तो स्थैतिक घर्षण बल या सीमांत घर्षण बल इसकी विपरीत दिशा में, अर्थात सीमांत घर्षण बल की दिशा आरोपित बल या गति की दिशा के विपरीत। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि ये जो स्थैतिक घर्षण बल है इसका मान संपर्क तलों के आकार, आयतन या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये केवल चिकनेपन या खुरदरेपन पर निर्भर करता है। कितना रफ सरफेस है, कितना चिकना सरफेस है, इस बात पर निर्भर करता है। जैसे ये पिंड है, इसको अगर मैं चिकनी साइड से रखता हूं, ऐसे मैंने रखा तो ये फिसलने लगा, ये फिसलने। लेकिन अगर मैं इधर से रखता हूं, अगर इधर से रखता हूं तो ये नहीं फिसलता, इधर से रखते हैं तो फिसलने लगता है। कारण ये रफ सरफेस है और ये चिकनी सरफेस है। एरिया दोनों का बराबर है, दोनों का एरिया बराबर होने के बाद भी जो रफ सरफेस होती है उस पर घर्षण बल ज्यादा लगता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल में ब्रेक शू लगे रहते हैं। जब ब्रेक शू नहीं होते या साइकिल नहीं होती है तो थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, साइकिल रुक जाती है, घर्षण बल ज्यादा होता है। लेकिन जब ब्रेक शू घिस जाते हैं तब आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद भी साइकिल थोड़ी दूर जाकर के, क्यों? ब्रेक शू का क्षेत्रफल वही है। यूज होते होते ब्रेक शू घिस जाते हैं, घिसने के कारण खुरदरापन कम हो जाता है और
फ्रिक्शन कम हो जाता है। आप दौड़ लगाते हैं, एक ईंटें बिछी हुई हैं, रफ सरफेस, उस पर बहुत तेज दौड़ लेते हैं आप, लेकिन अगर पत्थर लगा हुआ है, चिकना पत्थर लगा हुआ है, उसके ऊपर भी कोई चिकनी चीज, तेल, ग्रीस, ऐसी चीज पड़ी हुई है और आप उसके ऊपर जाते हैं तो फिसल जाते हैं। क्यों? आपके पैर तो वही, क्षेत्रफल वही है। क्या अंतर पड़ा? पहले ईंटें थी, खुरदुरा था, घर्षण बल ज्यादा था, आपका पैर पूरा ग्रिप अच्छी बन जाती थी, विरोधी बल, घर्षण बल आपको अधिक मिलता था। चिकना बनाने पर वो घर्षण बल कम हो जाता और आपका पैर फिसलता चला जाता। तो दूसरा नियम क्या हुआ कि जो दूसरा नियम है कि सीमांत घर्षण बल आकार, आयतन या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि चिकनेपन या खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है कि अगर ये पिंड रखा हुआ है, इसका भार आप जानते हैं नीचे की तरफ होता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार अगर ये पिंड तल को नीचे की तरफ दबाता है तो तल भी पिंड के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ लगाता है। पिंड को आप आगे की तरफ खिसकाना चाहते हैं, फोर्स लगाते हैं, पीछे की तरफ सीमांत घर्षण बल करेगा। तो तीसरा नियम ये है कि जो सीमांत घर्षण बल होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर आप इसको इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट यूज किया जाता है, और यहाँ पर जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं वो म्यू एस है। म्यू एस दोनों तलों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण। इस स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान नियत नहीं होता, तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे खुरदुरापन बढ़ता जाता है, म्यू एस का मान भी बढ़ता जाता है। तो ये फॉर्मूला जाता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण बल अधिकतम घर्षण बल होता है और इसका फॉर्मूला F = अब इसके बाद तीसरा आता है गतिज घर्षण बल। मैंने आपको बताया था कि अगर एक तल दूसरे तल के ऊपर रखा हुआ है, ये रखा, मैंने फोर्स लगाया, नहीं चला, घर्षण बल लग रहा। कौन सा घर्षण बल? स्थैतिक घर्षण बल। और बल लगाया, नहीं चला, कौन सा घर्षण बल? नहीं चला तो स्थैतिक घर्षण बल। क्योंकि गति अवस्था में आने से पूर्व तलों के बीच जो घर्षण बल लगेगा उसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जैसे ही चलने वाला होगा उस समय स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम और उसको हम कहेंगे सीमांत घर्षण। लेकिन जैसी ही गति प्रारंभ हो जाती है, गति प्रारंभ होने के बाद दोनों तलों के बीच जो घर्षण बल कार्य करेगा उसको हम गतिज घर्षण कहते हैं। तो तीनों आपके क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। किसी तल के गति अवस्था में आने से पूर्व घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल, जैसे ही गति अवस्था में आने वाला है उस समय घर्षण बल सीमांत घर्षण बल, और गति अवस्था में आने के बाद घर्षण बल गतिज घर्षण। अब गतिज घर्षण के भी दो प्रकार होते हैं। पहला सर्पी घर्षण और दूसरा लोटनिक घर्षण। ये क्या है? मान लिया ये पेन है, ये पेन तल के ऊपर रखा, मैं इसे बिना लुढ़काए आगे की तरफ सरकाता हूं, घसीटता हूं, तब दोनों तलों के बीच जो घर्षण बल कार्य करेगा वो कहलाएगा सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण क्या होगा? बिना लुढ़के अगर एक तल दूसरे तल पर खिसकता है तो वो सर्पी घर्षण, और अगर बिना सरके वो लुढ़कता है तो लोटनिक घर्षण। दोनों गतिमान है, ये भी गति कर रहा है और ये भी गति कर रहा है, लेकिन दोनों की गति डिफरेंट है। जब वो घसीटा जाता है सर्पी घर्षण, जब वो लुढ़कता है तो लोटनिक घर्षण।
लोटने घर्षण बल का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। और उसी का उदाहरण है कि जैसे आप किसी भी पिंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, कोई भारी पिंड है, आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है। और अगर इसके नीचे आप व्हील लगा दें, पहिए लगा दें, तो आप इसे आसानी से, बहुत ही आसानी से आप इसे आगे पीछे खिसका सकते हैं। इसी का उदाहरण है बस, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल। जब आपकी मोटरसाइकिल में पंचर हो जाता है, हवा निकल जाती है, तो आप उसे थोड़ी दूर ले जाने में ही बड़ी दिक्कत होती है। आप पहिया निकाल दो, पहिया निकालने के बाद आपको दोनों पहिए निकालते हैं, उसके बाद आपको कोई कहे कि मोटरसाइकिल को घसीटते हुए आगे ले जाएं, आपको पसीने आ जाएंगे लेकिन आप खिसका नहीं पाएंगे। वही मोटरसाइकिल है, पहिए व्हील लगने के बाद आप आराम से उसे आगे ले जा सकते हैं। कारण जब व्हील नहीं है तो सर्पी घर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। जब आपने पहिए लगा दिए तो वो लुढ़कती हुई आगे जाएगी। लोटने घर्षण बल, लोटने घर्षण बल से घर्षण बल कम हो जाता है, विरोधी बल कम हो जाता है, आपका विरोध करने वाला बल कम हो जाता है, आप आसानी से उस वस्तु को आगे बढ़ा सकते हैं। घर्षण बल को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। बॉल बेरिंग है, पहियों में भी बेरिंग होते हैं, बेरिंग में छोटी छोटी गोलियां होती हैं। साइकिल का पेडल होता है, पेडल बहुत तेजी से, हल्का सा मारते बहुत तेज घूमता है। गोलियां होती हैं, गोलियां होने के कारण वो लुढ़कती हैं। लुढ़कने घर्षण बल, गोलियां निकालते हैं आप तो पहिए को घुमाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया कि स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिज घर्षण।